यूपीएससी की तैयारी कैसे की जाए। तो हमारे एक ब्रेन के दो हेमिस्फीयर्स होते हैं, लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर। पता सबको रहता है, ऑलमोस्ट एवरी एस्पिरेंट नोज दैट एनसीईआरटी बुक्स आर इंडिस्पेंसिबल फॉर द प्रिपरेशन। खासतौर पर बड़े बड़े ब्रांड्स वो एक तरह से कई बार अपनी जो उन्होंने एनसीईआरटी बुक से कुछ पॉइंट्स निकाल करके कुछ कुंजी टाइप बना रखी है, जो एकदम तैयारी शुरू करने जा रहा है तो हमको एक रीजनेबल कुछ कहें अगर 10 के स्केल पे कुछ 5-6 वाला। मेरा नाम अनमोल है। मैं विगत 20 वर्षों से सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स को गाइड कर रहा हूँ। मेरा बैकग्राउंड वैसे आईआईटी रुड़की का है। आईआईटी रुड़की से बीटेक किया है सिविल इंजीनियरिंग में मैंने। उसका सिविल सर्विसेज एग्जाम दिया। सिविल इंजीनियरिंग और हिस्ट्री हमारे टाइम में 2 ऑप्शंस होते थे, तो उनके साथ मैंने काफ़ी एग्जाम्स लिखे, मेंस लिखे, और फाइनली हिस्ट्री और एंथ्रोपोलॉजी के साथ मैंने इंटरव्यू दिया 2004 में। 2005 से एक प्रयत्न आईएएस नामक संस्था लखनऊ में मैं रन कर रहा हूँ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि यूपीएससी की तैयारी कैसे की जाए। आखिर जो एकदम तैयारी शुरू करने जा रहा है उसके दिमाग में जो बुनियादी प्रश्न हैं उनको कैसे एड्रेस किया जाए। सबसे बेसिक चीज है कि आखिर यूपीएससी की तैयारी है क्या। हकीकत में है तो यूपीएससी सिंपल सा एक पढ़े लिखे इंसान बनने की एक तरह से खोज करता है। एक तरह से यूपीएससी ये चाहता है कि हम एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी अगर देने जा रहे हैं तो हमको एक रीजनेबल कुछ कहें अगर 10 के स्केल पे कुछ 5-6 वाला समझदार पढ़ा लिखा इंसान चाहिए। वो पढ़े लिखे इंसान को उसको जानने समझने के लिए यूपीएससी 3 स्तर पर आपके पढ़े लिखे इंसान होने को चेक करता है। एक स्तर है सही वाला पहचानना है आपको, प्री लेवल पे जो होता है। दूसरा स्तर है सही वाला लिखना, जो कि मेंस के रिटन वाले लेवल पे होता है। तीसरा सही कुछ बोलना, वो इंटरव्यू लेवल पे होता है। मोटे तौर पर यूपीएससी केवल और केवल आपके एक समझदार पढ़े लिखे व्यक्ति होने को तलाश रहा होता है, और उसी के लिए उसने एक पूरा एग्जाम बना रखा है। ये पढ़े लिखे इंसान आखिर है क्या। पढ़ा लिखा इंसान का मतलब है कि हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट को, चाहे वो फिजिकल हो, सोशल हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, कल्चरल एनवायरनमेंट हो, उन सबको हम कितना अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, उसको कितनी बढ़िया तरह से एनालाइज कर पा रहे हैं, उसको कैसे हम एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। इसके लिए यही पढ़ा लिखा इंसान। बाकी और बहुत से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें। सेल्फ क्रिटिकल अवेयरनेस का स्तर क्या है, उसमें इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट, स्वतंत्र विचारण की क्षमता कैसी है, उसका रैशनल लॉजिकल माइंडसेट है कि नहीं है, डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट है या फ्यूडल माइंडसेट है। तो वो पढ़े लिखे इंसान के बहुत से कैरेक्टरिस्टिक्स, बहुत से ट्रेट्स, बहुत से अभिलक्षण हैं। उसमें से और सब चीजों के अलावा यूपीएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आपकी ऑब्जर्वेशनल स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स और एक्सप्रेसिव स्किल्स। अब अनफॉर्चुनेटली जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जो फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है, उसके द्वारा हमारी ये ऑब्जर्वेशनल, एनालिटिकल और एक्सप्रेसिव स्किल्स अबाउट द सराउंडिंग एनवायरनमेंट, जो भी एनवायरनमेंट है उसके बारे में वो स्किल्स बहुत डेवलप की नहीं जाती। इसीलिए हमको यूपीएससी के लिए अलग से तैयारी करनी पड़ती है। कई बार आप सोचते होंगे कि वही किताबें जो एनसीईआरटी की 6ठे, 7वें, 8वें की किताबें हैं, 11वें, 12वें किताबें हैं, जो स्कूल लेवल पे हमको पढ़नी चाहिए थी या पढ़ाई गई थी, उनको हमको दोबारा पढ़ना है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हकीकत में चूंकि हम पढ़े लिखे इंसान बनने के मामले में स्कूल कॉलेज लेवल पे बहुत ज्यादा प्रगति नहीं कर पाते हैं, इस कारण से शायद हमको अलग से करना पड़ता है। अगर हम ये कहें कि आखिर स्कूल कॉलेज की पढ़ाई में और यूपीएससी की तैयारी में बुनियादी फर्क क्या है, मुझे लगता है सबसे बेसिक अंतर तो यही है कि स्कूल कॉलेज का सिस्टम काफी कुछ थ्योरी की तरफ, सिद्धांत की तरफ ज्यादा झुका हुआ है, और जो एम्पिरिकल नॉलेज है, जो प्रैक्टिस वाला नॉलेज है, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज है, उसकी भूमिका काफी सीमित है स्कूल कॉलेज की पढ़ाई में। यूपीएससी की तैयारी में काफी कुछ उल्टा है, वाइस वर्सा है। आपका थ्योरेटिकल नॉलेज, जो सैद्धांतिक ज्ञान है, वो शायद पूरे तैयारी का, पूरे एग्जाम, खासतौर पर मेंस और इंटरव्यू की अगर हम बात कर रहे हैं तो शायद उसकी भूमिका 20, 30, 40% है। जो एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज है, एम्पिरिकल नॉलेज, जो एक्सपीरियंशियल नॉलेज है, जो प्रैक्टिस है चीजों की, वो शायद ज्यादा बड़ी भूमिका है, उसके 60, 70, 80% उसका रोल। तो एक तो अंतर ये है। दूसरा ये कि चूंकि हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम कुछ रोट लर्निंग बेस्ड सिस्टम पर बेस्ड है, तो हमारे एक ब्रेन के 2 हेमिस्फीयर्स होते हैं, लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर। लेफ्ट हेमिस्फीयर को हम कई बार लॉजिकल ब्रेन बोलते हैं। इसमें शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, लिमिटेड स्पेस होता है। राइट हेमिस्फीयर हमारा क्रिएटिव और इंट्यूटिव ब्रेन है, उसमें ज्यादा स्पेस है, लॉन्ग टर्म मेमोरी। जो स्कूल कॉलेज की पढ़ाई हमारी है वो काफी कुछ ब्रेन के लेफ्ट हेमिस्फीयर से गवर्न्ड है। लिमिटेड स्पेस में, शॉर्ट टर्म मेमोरी में हमने चीजें भरी, इम्तिहान से 2 दिन 4 दिन पहले पढ़ा, रिवाइज करके, और इम्तिहान में जाके उड़ेला लिखा है। स्कूल कॉलेज में आराम से सिस्टम काम करता है। सेमेस्टर सिस्टम ने तो इसको और आसान बना दिया है कि आपको बड़ा लिमिटेड सिलेबस शॉर्ट टर्म मेमोरी में भरना है और शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाकर के उसको एक तरह से एग्जाम में जाके उलटाना है। यूपीएससी की तैयारी इस मामले में काफी अलग है। यूपीएससी की तैयारी एक तो इतना ब्रॉड बेस्ड सब चीजें हैं, सिलेबस है, या अपने आसपास वाले एनवायरनमेंट को जानना, समझना, उसका विश्लेषण करना, उसको व्यक्त करना, सीखना काफी ज्यादा ब्रॉड भी है और कॉम्प्लेक्स भी है। तो इसमें केवल लेफ्ट हेमिस्फीयर से, शॉर्ट टर्म मेमोरी वाले से काम नहीं चल सकता, लिमिटेड स्पेस से काम नहीं चल सकता। आपको हर हालत में ब्रेन के राइट हेमिस्फीयर पर काम करना ही पड़ेगा।
जिन स्कूल्स कॉलेजेस में ब्रेन के राइट हेमिस्फेयर के लिए प्रॉपर को करिकुलर एक्टिविटीज का इकोसिस्टम होता है, वहां तो चीजें ठीक से विकसित होती हैं। ब्रेन का राइट हेमिस्फेयर, खासतौर पर जो विद्यार्थी, मतलब मेरी जो समझ है 20 सालों के मेंटरशिप की, मैं मानता हूं कि मुश्किल से 5-10% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं स्कूल कॉलेज लेवल पे जो ब्रेन के राइट हेमिस्फेयर पे ठीक ठाक खाद पानी डाल रहे होते हैं। नहीं तो ज्यादातर लोग ब्रेन के लेफ्ट हेमिस्फेयर से ही, शॉर्ट टर्म मेमोरी से ही अपने साल दर साल, सेमेस्टर दर सेमेस्टर निपटाते चले जाते हैं। राइट हेमिस्फेयर पे कुछ खास काम होता नहीं है। अब यूपीएससी की तैयारी में चूंकि राइट हेमिस्फेयर का, ब्रेन के राइट हेमिस्फेयर का ज्यादा बड़ा रोल है, क्रिएटिव और इंट्यूटिव ब्रेन जो हमारा है उसकी भूमिका ज्यादा है। इसीलिए सबसे बड़ा चैलेंज तो ये होता है हाउ टू रीएक्टिवेट द राइट हेमिस्फेयर ऑफ आवर ब्रेन। कैसे हम राइट हेमिस्फेयर को एक्टिवेट करते हैं, उसका तरीका ये है। काफी कुछ आपको को करिकुलर एक्टिविटीज, हॉबीज, इंटरेस्ट, इन सबको परसू करना चाहिए। दूसरा, जो चीज आप पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, उसके साथ इन्वॉल्व होना। यू हैव टू गेट इंटीग्रेटेड विद द टेक्स्ट विच यू आर रीडिंग इन। जैसे आपने महसूस किया होगा कि कई बार स्कूल कॉलेज में या कभी भी अगर आपने कोई कहानी पढ़ी या ऐसे भी कोई नॉवेल पढ़ी तो उसको याद करना बड़ा आसान होता है। आज उसको रिकॉल करने के लिए कहा जाए तो आप रिकॉल कर लेंगे। मगर अगर आपने कोई चैप्टर पढ़ा हो आज से 2 महीने, 4 महीने, साल भर पहले, उसको रिकॉल करने के लिए कहा जाए तो मुश्किल रहता है। जिस चीज में आप इन्वॉल्व होते हैं, उसके साथ एसोसिएट होते हैं, वो शायद रिकॉल करना उतना मुश्किल नहीं होता है। मगर जो आप बड़ा डिसइंटरेस्टेड तरीके से, कुछ ऐसे ही काम चलाऊ तरीके से कि अभी हमको इम्तहान देना है इसलिए इसको पढ़ लेते हैं, उसको करते हैं, तो शायद वो बहुत लंबे समय तक आपके दिमाग में रह नहीं पाता है। तो यूपीएससी की तैयारी एक तरह से उस तरह से करनी चाहिए जैसे आप कहानी पढ़ते हैं, जैसे आप मूवी देखते हैं, जैसे आप कोई नॉवल पढ़ते हैं, जैसे आप उसके साथ एसोसिएट होते हैं, उसमें कुछ अलग अलग पात्र जो हैं उन पात्रों की जगह अपने आप को रख लेते हैं। उस तरह से कहीं ना कहीं आपको तैयारी करनी पड़ेगी। मतलब आपको, यू हैव टू बी पार्ट ऑफ द फिजिकल, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल एनवायरनमेंट अराउंड यू। जो भी वातावरण है उसका आपको अभिन्न हिस्सा बनना पड़ेगा। आपको कहीं ना कहीं जो भी यहाँ वहाँ हो रहा है उससे प्रभावित होना पड़ेगा। जब तक आप उस एनवायरनमेंट का एक अभिन्न हिस्सा नहीं बनते हैं तब तक आप यूपीएससी की तैयारी के साथ बहुत जस्टिस नहीं कर सकते। एक और चीज महत्वपूर्ण है कि आखिर तैयारी सब तरह के लोग करते हैं, बिल्कुल सही बात है। ऐसे लोग भी करते हैं जिनमें शायद पोटेंशियल भी नहीं है, टेम्परामेंट भी नहीं है खास। तो कई बार पीटीक्यू, कई बार उसको बोलता हूँ पोटेंशियल एंड टेम्परामेंट कोशेंट, 10 के स्केल पे अगर 4-5 से कम वाला पीटीक्यू है, उनका पोटेंशियल भी बहुत अच्छे स्तर वाला नहीं है, टेम्परामेंट भी नहीं है, तो शायद उनके लिए जस्टिस करना बड़ा मुश्किल है तैयारी में। मगर ऐसे लोग तैयारी में तो होते ही हैं। कई बार मुझे लगता है 80-90% शायद ऐसे लोग होते हैं जिनका पीटीक्यू बहुत सिग्निफिकेंट लेवल पे बहुत अच्छा नहीं, मगर तैयारी करना चाह रहे हैं, करते हैं। हकीकत में इस तैयारी के साथ जस्टिस करने के लिए आपका पोटेंशियल और टेम्परामेंट दोनों कुछ 10 के स्केल पे कुछ 4-5 से ऊपर वाला होना चाहिए। पोटेंशियल अगर अच्छा है, टेम्परामेंट थोड़ा सा कम भी है, शायद चल जाएगा। पोटेंशियल थोड़ा कम है, टेम्परामेंट ज्यादा अच्छा है, तो शायद और अच्छा रहेगा। दोनों चीजें 10 के स्केल पे कुछ 6-7-8 से ऊपर वाली हैं, तब तो खैर बहुत ही अच्छा है। पोटेंशियल टेम्परामेंट की अगर बात समझाएं हम, तो जो हम लोग कछुआ खरगोश वाली कहानी पढ़ते हैं उसमें पोटेंशियल खरगोश का बेहतर था, मगर जो टेम्परामेंट है वो कछुआ का बेहतर है। तो कई बार पोटेंशियल और टेम्परामेंट में से देखा जाए तो टेम्परामेंट आगे निकलता है। टेम्परामेंट बहुत जरूरी चीज है। टेम्परामेंट की अगर हम बात करें तो मोटे तौर पर इस तरह की चीजें कि भाई आप अपने आप को चैलेंज करना ठीक से जानते समझते हैं कि नहीं, आप अपने आप से कॉम्पिटिशन लेना, उसमें आप किस तरह से कर रहे हैं, आप अपने पास वाले एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करने में, उसके लिए जो इंक्विजिटिवनेस चाहिए, जो जिज्ञासा चाहिए, उसमें आपका स्तर क्या है, आपकी एक तरह से अनलर्निंग, रीलर्निंग और लर्निंग की हैबिट कैसी है, आपका सेल्फ क्रिटिकल अवेयरनेस, आपकी सेल्फ बिलीफ, आपका अपने आप में सुधार करने की प्रवृत्ति वो किस स्तर की है, आपकी एक्सप्रेसिव स्किल्स कैसी हैं, आप काफी कुछ एक लॉजिकल रैशनल माइंडसेट रखते हो कि नहीं रखते हो, आपका इमोशनल इंटेलिजेंस लेवल कैसा है, आप एक तरह से अपने इमोशंस को इंटेलिजेंटली हैंडल कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। तो बहुत से ऐसे ट्रेड्स हैं जो टेम्परामेंट के तहत आएंगे, जो कह सकते हैं कि अगर वो सब, उनमें से सब तो नहीं, 2-3-4 भी अगर एक ठीक ठाक स्तर पर हैं, 10 के स्केल पे कुछ 4-5 वाले लेवल पे हैं, तो धीरे धीरे करके बाकी को कल्टिवेट किया जा सकता है। मगर कुछ बुनियादी जो एक अभिलक्षण, जो कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेड्स, प्रीरिक्विजिट्स इनको हम कहें, वो जो एक सिविल सर्विस एस्पिरेंट में होने चाहिए, एक आइडियल सिविल सर्विस एस्पिरेंट में होने चाहिए, उसमें ये सब चीजें कही जा सकती हैं। कई बार ये होता है कि आखिर ये पढ़े लिखे इंसान की जो बात मैं कर रहा था, ऑब्जर्वेशनल स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स, एक्सप्रेसिव स्किल्स, इनको आखिर होन कैसे किया जाए, इसे इंप्रूव कैसे किया जाए। तो इसके लिए 2 तरह के टूल्स हैं, कुछ स्टैटिक टूल्स, कुछ डायनेमिक टूल्स। जैसे स्टैटिक टूल्स में हम एनसीईआरटी बुक्स के बारे में जानते हैं। एनसीईआरटी बुक्स अपने आप में बहुत बहुत विधिवत
बहुत बढ़िया तरह से लिखी गई किताबें हैं, सभी लोग उनके बारे में जानते हैं। इनफैक्ट जो भी सक्सेसफुल कैंडिडेट्स होते हैं उनसे जब पूछा जाए कि भाई आप क्या क्या बुक्स रिकमेंड करोगे, तो वो एक तरह से एनसीईआरटी बुक्स की बात करते हैं। दीज आर द प्राइमरी सोर्सेज फॉर सिविल सर्विस प्रिपरेशन। इनफैक्ट दीज आर प्राइमरी ऑफ द प्राइमरी सोर्सेज। अब पता सबको रहता है, ऑलमोस्ट एवरी एस्पिरेंट नोज दैट एनसीईआरटी बुक्स आर इंडिस्पेंसिबल फॉर द प्रिपरेशन। सबको पता है कि एनसीईआरटी किताबें तैयारी के लिए अपरिहार्य हैं, अत्यावश्यक है। उसके बाद भी एनसीईआरटी किताबें बहुत शिद्दत से, बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत थोड़े मुट्ठी भर लोग शायद पढ़ते होंगे। मतलब मेरा जो 20 वर्ष का अनुभव है उसके हिसाब से तो मैं बात करूं तो शायद मुझे लगता है कि मे बी लेस देन 1% एनसीईआरटी बुक्स को ठीक से एसिमिलेट करने की तरफ आगे बढ़ते हैं, उनको आत्मसात करते हैं। ये जो एनसीईआरटी बुक्स आखिर इतना कम प्रतिशत क्यों पढ़ते हैं? मतलब पता सबको रहता है, 100% लोगों को पता है कि एनसीईआरटी किताबें बहुत जरूरी है। आईएएस एग्जाम, पीसीएस एग्जाम निकालने की कुंजी जो है कहीं ना कहीं एनसीईआरटी बुक्स में निहित है। उसके बाद भी आखिर इतना कम प्रतिशत एनसीईआरटी बुक्स के साथ क्यों जस्टिस कर पाता है? क्यों ये प्रतिशत ज्यादा नहीं है? उसके पीछे एक बुनियादी कारण है कि जो हमारा पूरा इकोसिस्टम है तैयारी कराने वालों का, खासतौर पर बड़े बड़े ब्रांड्स जो लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद, बहुत बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े ब्रांड्स आजकल आ गए हैं, उन्होंने इतना ज्यादा कॉमर्शलाइज्ड और इतना इनह्यूमनाइज्ड सिस्टम बना दिया है कि कई बार एनसीईआरटी बुक्स को प्रमोट करने के बजाय, एनसीईआरटी बुक्स के बारे में बात करने के बजाय, वो एक तरह से कई बार अपनी जो उन्होंने एनसीईआरटी बुक से कुछ पॉइंट्स निकाल करके कुछ कुंजी टाइप बना रखी हैं, कुछ हैंडी नोट्स टाइप बना रखे हैं, उसको ज्यादा प्रमोट कर रहे होते हैं, उनकी बात कर रहे होते हैं। सच्चाई ये है कि एनसीईआरटी बुक्स जिस तरह से लिखी गई हैं, बड़ा नैरेटिव और स्टोरी टेलिंग स्टाइल में, जब आप उन किताबों को पढ़ते हैं तो केवल वो फैक्ट्स जो उसमें हैं वही नहीं केवल आप आत्मसात करते हैं, कई बार एक समझ विकसित करते हैं। एक समझ एनसीईआरटी किताबों के थ्रू ही बन सकती है, उससे निकाले हुए पॉइंट्स की एक कुंजी पढ़ने से नहीं बन सकती। मगर मैं जो देख पा रहा हूँ, खासतौर पर लखनऊ के 2-3-4 साल में जो बड़े ब्रांड्स जो जिन्होंने यहाँ पर अपना आधिपत्य जमाने का प्रयास किया है, उनका मैं देख रहा हूँ, उनके स्टूडेंट से कई बार इंटरेक्ट करता हूँ, तो वो सब ज्यादातर वही कुंजी पढ़ने में लगे हुए हैं। और फिर नतीजा ये होता है कि प्री परीक्षा में या मेंस में शायद उनके लिए समस्याएं आती हैं अगर वो पहुंचते हैं मेंस में। प्री में तो कई बार जो एक इंटेलिजेंट गेसवर्क होना चाहिए, जो इंट्यूटिव ब्रेन का काम है, वही ठीक से नहीं हो पाता है। तो एनसीईआरटी किताबों को किसी भी तरह से बाईपास नहीं करना चाहिए, कोई शॉर्टकट के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए। एनसीईआरटी बुक्स आपकी किसी भी विषय में एक फैमिलियरिटी बनाने में, उसका एक बेसिक स्केलेटन, जो किसी भी सब्जेक्ट के जो बीम्स और कॉलम्स होते हैं उनको बनाने में उनकी भूमिका रहती है। उनको विधिवत पढ़ा जाना चाहिए। वो पढ़ना टाइम टेकिंग है। 6ठे से लेकर के 12वीं तक की किताबें, ह्यूमैनिटीज की खासतौर पे, मानविकी विषयों की, वो अपने आप में बहुत आराम से पढ़ा जाए तो उसमें समय लगता है, मगर मेरा सुझाव है कि समय लगाना चाहिए। शॉर्टकट्स के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए। कई बार आजकल एक चलन चल पड़ा है ऑनलाइन तैयारी या ऑडियो विजुअल फॉर्म में कुछ रेडीमेड नोट्स, रेडीमेड हम लेक्चर्स देख लेते हैं, उसके दौरान तैयारी करने की कोशिश करते हैं। सच्चाई ये है कि रेडीमेड जो ऑडियो विजुअल सिस्टम है, बहुत तरह के लेक्चर्स हैं, उनके द्वारा हम कह सकते हैं कि एक वो प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं। तो अगर वो कर रहे हैं तो उसके साथ भी मेरा मानना है कि हर हालत में बुक्स, बेसिक टेक्स्ट बुक्स जरूर पढ़ी जानी चाहिए। बेसिक टेक्स्ट बुक्स पर ठीक ठाक कमांड किए बगैर एग्जाम के साथ जस्टिस करना मुश्किल है। तैयारी में एक्चुअली 3 ओवरलैपिंग कंपोनेंट्स हैं। एक है थॉट प्रोसेस डेवलपमेंट, विचार प्रक्रिया का विकास। दूसरा है सिलेबाई कंप्लीशन, पाठ्यक्रम पूरा करना। तीसरी चीज है लिंग्विस्टिक कैपेबिलिटी बिल्डिंग, भाषाई दक्षता का निर्माण। कई बार ये थॉट प्रोसेस डेवलपमेंट और लिंग्विस्टिक स्किल्स डेवलपमेंट ये ठीक ठाक टाइम टेकिंग प्रोसेसेस हैं। सिलेबस तो कम समय में पूरा किया जाता है, लोग साल भर में, 1.5 साल में, 2 साल में उसको कर लेते हैं। मगर विचार प्रक्रिया का विकास और भाषाई दक्षता का निर्माण, इनको करने में हमको लंबा समय लग जाता है, विशेषकर लिंग्विस्टिक कैपेबिलिटी बिल्डिंग में। थॉट प्रोसेस डेवलपमेंट में भी टाइम लगता है। हमारे आसपास जो भी हैं, मतलब हाउ टू थिंक राइट, सही ढंग से सोचा कैसे जाए, अपने आसपास वाले वातावरण के बारे में सही समझ कैसे बनाई जाए, ये अपने आप में इतना आसान नहीं है। उसके लिए एक प्रॉपर आपको बेसिक टेक्स्ट बुक्स पढ़ना, कई बार अच्छे लेक्चर्स अटेंड करना, वो सब चीजें होंगी। मगर थॉट प्रोसेस डेवलपमेंट से भी ज्यादा मुश्किल, मतलब हाउ टू थिंक राइट से कहीं ज्यादा मुश्किल हाउ टू राइट राइट, सही ढंग से सोचा कैसे जाए, वो तो आवश्यक है, मगर उससे ज्यादा आवश्यक कई बार है सही ढंग से लिखा कैसे जाए, हाउ टू राइट राइट। तो ये हाउ टू राइट राइट है, लिंग्विस्टिक कैपेबिलिटी बिल्डिंग वाली बात है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्री में काफी कुछ आपकी कॉम्प्रहेंशन की एबिलिटी कैसी है, कुछ भी क्वेश्चन जो दे रखा है उसको आप कैसे कॉम्प्रहेंड कर सकते हैं। के बाद जीएस पेपर 2 में जो कॉम्प्रहेंशन वाला पोर्शन होता है,
उस कॉम्प्रहेंशन वाले क्वेश्चन में आपकी अगर समझ नहीं है, शब्दों पर आपकी पकड़ अच्छी नहीं है, तो उसको उसे एक भाव ले पाना, अर्थ निकाल पाना वो मुश्किल काम होता है। मगर प्री से कहीं ज़्यादा मेंस में इसकी भूमिका है। अगर आपकी राइटिंग स्किल्स मैं बोलूँ दो चीज़ें, सेंटेंस फॉर्मेशन मतलब वाक्य विन्यास और एग्जैक्टनेस ऑफ एक्सप्रेशन, सही शब्द का चुनाव। अगर ये आप ठीक ढंग से दोनों के दोनों ठीक से नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। राइटिंग स्किल्स का खेल बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस में सेम नॉलेज लेवल पर जिसकी राइटिंग स्किल्स अच्छी हैं उसको हर प्रश्न पर 10 की, अगर हम 10 प्रश्न की 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन की बात करें तो राइटिंग स्किल्स अच्छी होने के कारण उसको 5.5-6 नंबर मिल सकते हैं। सेम नॉलेज लेवल है, राइटिंग स्किल्स अच्छी नहीं है तो उसको शायद 3.5, 3, 4 नंबर मिलेगा। ये जो 1.5-2 नंबर का फासला है, ये फासला एक तरह से आपका इंटरव्यू कॉल आएगा या आप सिलेक्ट होंगे कि नहीं होंगे इस तरफ वाला, और दूसरी तरफ आपका इंटरव्यू कॉल नहीं आएगा, इस बीच का ही फासला ये 1.5 मार्क्स का फासला, 1.5-2 मार्क्स का फासला है। तो कई बार नॉलेज बहुत आवश्यक है, हाउ टू थिंक राइट, सही ढंग से कैसे सोचा जाए महत्वपूर्ण है, और उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है हाउ टू राइट, सही ढंग से लिखा कैसे जाए। तो मेरा मानना है कि तैयारी शुरुआत करें आप, अगर आप अभी स्कूल गोइंग बच्चे हैं, आगे तैयारी के बारे में सोच रहे हैं, या अभी आपने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया है और तैयारी के बारे में सोच रहे हैं, तो मेरा सुझाव है कि सबसे ज्यादा ध्यान लिंग्विस्टिक कैपेबिलिटी बिल्डिंग में, भाषाई दक्षता के निर्माण में करिए। अनफॉर्चुनेटली ये मोबाइल फोन के दौर में हमारी लिंग्विस्टिक स्किल्स और उसमें गिरावट आई है, तो उस पर और ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप जब अखबार पढ़ना, एक तो अखबार पढ़ना हर हालत में सीखना चाहिए। हमारे स्कूल गोइंग बच्चे कई बार एक बेसिक सी हैबिट जो पढ़े लिखे इंसान को हर हालत में कल्टिवेट करनी चाहिए स्कूल लेवल पे ही, वो है अखबार पढ़ना। तो अखबार पढ़ करके उसके कुछ भी जो भी आप आर्टिकल पढ़ें, जो आप में जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, उसको प्रॉपर तरह से अपनी भाषा में लिखिए। कई बार तुरंत लिखने के बजाय 2 दिन 3 दिन बाद उसको अपनी भाषा में लिखिए। इस तरह के काम जब करेंगे तो राइटिंग स्किल्स इंप्रूव की सकती हैं। अपनी वोकैब एनरिच करिए, लगातार 2-3-4 शब्द 5 शब्द हमेशा नए अपनी वोकैब में बढ़ाइए। अगर आप ये सब करते हैं तो काफ़ी कुछ लिंग्विस्टिक स्किल्स पे इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। कई बार ये भी प्रश्न बहुत होता है कि भाई तैयारी में खासतौर पर अगर हम स्कूल गोइंग एज में हैं तो आखिर हमको ग्रेजुएशन में क्या विषय लेने चाहिए, किस स्ट्रीम से ग्रेजुएशन करना चाहिए, या अगर हम अभी 10th लेवल पे हैं तो 11th-12th में आखिर क्या क्या लेना चाहिए। एग्जाम काफ़ी कुछ, यूपीएससी के एग्जाम काफ़ी कुछ ह्यूमैनिटीज की तरफ स्क्यूड है। अगर मोटा मोटा कुछ क्वांटिटेटिव तरीके से मैं बात करूं तो शायद 90-95% ह्यूमैनिटीज का है रोल इसमें, 5-10%, 15% मैक्सिमम उसको हम साइंस और टेक्नोलॉजी ये सब तरफ जोड़ सकते हैं। तो चूंकि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सोशोलॉजी, एनवायरनमेंट, इन सब का रोल प्री मेंस लेवल पे सबसे ज़्यादा है। तो अगर आप ह्यूमैनिटीज़ लेकर के ही, चाहे स्कूल लेवल पे, चाहे कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे, अगर आप ह्यूमैनिटीज़ लेकर के ही आगे पढ़ाई कर रहे होते हैं, उसमें भी खासतौर पर इस तरह के विषय मैंने बताया, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और पर्यावरण, एनवायरमेंटल स्टडीज़, अगर इन सब को लेकर के अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और उसमें बेसिक टेक्स्ट बुक्स पढ़ने में विश्वास करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें एक समझ बनेगी, और यूपीएससी में जब आप उसके मैदान में उतरेंगे तो शायद ज़्यादा बेहतर ढंग से उस पर काम कर पाए। बेसिकली हम लोग ने काफ़ी अलग अलग आयामों पर बात की आज तैयारी को लेकर के, और चूंकि सिविल सर्विस परीक्षा और उसकी तैयारी अपने आप में काफ़ी जटिल है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, तो इसके बहुत से आयाम, बहुत से प्रश्न, बहुत से डाउट्स, डिलेमास, बहुत तरह के अप्रीहेंशंस जो आम आम लोगों के, आम एस्पिरेंट्स के दिमाग में रहते हैं, उनको लेकर के हम लोग आगे भी बात करते रहेंगे। आपके दिमाग में कुछ प्रश्न ऐसे हों जिन पर आप हमारे ओपिनियंस, हमारी राय जानना चाहते हो, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न डाल सकते हैं। कुछ सुझाव भी हैं तो उनको भी आप दे सकते हैं। बहुत तरह के और इस तरह के प्रश्नों को लेकर के हम लोग आगे भी आते रहेंगे और आपसे बात करते रहेंगे। धन्यवाद।